पिछले लेक्चर में हमने जैविक अणु, कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के बारे में हम आपको बता चुके हैं। ये तो आपको बताया गया कि जैविक अणु ऐसे अणु जो जीव की संरचना या जीव की कोशिका के निर्माण के लिए उत्तरदायी होते हैं, जैविक अणु कहलाते हैं। अब जैविक अणुओं में तीन हमने मुख्य आपको बताया था। एक तो कार्बोहाइड्रेट बताया था जिसका वर्णन किया जा चुका है, प्रोटीन भी बताया था जिसका वर्णन किया जा चुका है। ये भी हमने बताया था कि प्रोटीन के बिना किसी जीव की संरचना में या किसी की जीव की संरचना, जब कोई कोशिका नहीं बन सकती है तो जीव की संरचना भी नहीं बन सकती है। इसलिए ये तीनों अणु कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, ये काफी इम्पॉर्टेंट हैं। अब हम कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के बाद वसा आपको बताते हैं जिसे हम लिपिड कहते हैं। अगर हम लिपिड का शाब्दिक अर्थ देखें तो ग्रीक भाषा में लिपास मीन्स होता है फैट, हिंदी में वसा कहते हैं। लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में, लिपिड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1925 ईस्वी में विल्हेम ब्लूर ने किया। इन्हें जैव रसायन या आधुनिक जैव रसायन विज्ञान का जनक माना जाता है, या यूं कह सकते हैं लिपिड, आधुनिक लिपिड का जनक माना जाता है। अगर हम लिपिड शब्द की बात करें तो इसमें दो होते हैं। एक तो संतृप्त, और लिपिड शब्द यानी फैट जो बना हुआ होता है, मुख्य तत्व होता है, वो फैटी एसिड या वसा अम्ल होता है। लिपिड जो बना हुआ होता है, जो एक संरचना होती है उसकी, जिसमें 3 भाग फैटी एसिड होता है या फैटी एसिड के 3 अणु होते हैं, तो वो उसका मुख्य भाग होता है। तो फैटी एसिड 2 प्रकार के होते हैं। एक तो संतृप्त फैटी एसिड वसा अम्ल और दूसरा असंतृप्त वसा अम्ल। अब हम यही आपको वसा, तेल और वसा में अंतर भी बता दें। तेल असंतृप्त होता है, अर्थात तेल और वसा में एक अंतर होता है। वसा सामान्य रूम टेम्परेचर पर, यानी सामान्य कमरे के तापमान पर, अर्थात 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये ठोस या अर्ध ठोस अवस्था में पाया जाता है। अगर हम उसकी बात करें, वसा की बात करें, तो घी, वनस्पति घी, चर्बी, ये सभी जो है संतृप्त में आते हैं, यानी रूम टेम्परेचर भी ठोस और अर्ध ठोस में पाए जाते हैं। असंतृप्त या तेल कह सकते हैं जिसे, तेल सामान्य रूम टेम्परेचर पर, यानी सामान्य 25 डिग्री तापमान पर ये तरल अवस्था में पाए जाते हैं। तो यूं कह सकते हैं संतृप्त वसा अम्ल और असंतृप्त वसा अम्ल। संतृप्त वसा अम्ल को चर्बी या घी कह सकते हैं। असंतृप्त वसा अम्ल को जितने वनस्पति तेल हैं वो असंतृप्त होते हैं। असंतृप्त वसा अम्ल को संतृप्त में बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण क्रिया होती है, जिसमें तेलों से वनस्पति घी का निर्माण होता है। अगर हम संतृप्त वसा अम्ल की बात करें तो एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप यानी HCOOH होता है और दूसरी तरफ मेथाइल समूह होता है। इसमें कार्बन, हाइड्रेट ऑफ कार्बन हमने बताया था, हाइड्रेट ऑफ कार्बन क्रमिक अशाखित श्रृंखला से जुड़े हुए होते हैं। इसमें 16 से 32
के अणु यानी कि हाइड्रोकार्बन के अणु अशाखित चेन में बने हुए होते हैं। अगर सभी चेन यानी अशाखित जो चेन है जो हाइड्रोकार्बन है या यूज कर सकते हैं CH2, अगर सिंगल हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो उन्हें हम संतृप्त कहते हैं। अगर ये कहीं कहीं पर दूसरे, चौथे या छठवें स्थान पर डबल बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं तो इन्हें हम असंतृप्त वसा अम्ल कहते हैं। तो दोनों के पोल पर यानी कि दोनों के सिरे पर, एक सिरे पर चाहे संतृप्त हो और चाहे असंतृप्त हो, एक पर COOH यानी हाइड्रॉक्सिल समूह पाया जाता है और दूसरे सिरे पर मिथाइल समूह पाया जाता है, मेथिल समूह पाया जाता है, चाहे असंतृप्त हो और चाहे संतृप्त हो। अब अगर इनके गुणों की बात करें तो संरचना की बात करें तो हमने बताया था कि एक वसा का अणु 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल के अणुओं से मिलकर के बना हुआ होता है। हम आपको बताते आ रहे हैं कि जैसे ही दो यौगिक, चाहे कार्बोहाइड्रेट में आपने देखा, चाहे जो है प्रोटीन में आपने देखा, जब दो मॉलिक्यूल यानी दो यौगिक आपस में जुड़ते हैं तो एक जल का अणु वियोजित होता है। इसमें फैटी एसिड में जो है समान बसा अम्ल भी हो सकते हैं, असमान बसा भी अम्ल भी हो सकते हैं। जैसे इसमें जुड़ा हुआ है एक बसा अणु में एक ग्लिसरॉल का अणु है, इसे हम ग्लिसरॉल कह सकते हैं। ग्लिसरॉल का अणु और 3 अणु बसा अम्ल के हैं। एक तो ओलिक एसिड है, दूसरा पाल्मिटिक एसिड है, यानी 3 अणु जो है बसा अम्ल के जुड़े हुए होते हैं और इन 3 अणुओं और एक ग्लिसरॉल के अणु से मिलकर के क्या बनता है, एक बसा का अणु बनता है, यानी एक बसा का अणु बनता है। ये सामान्य रूप से जल में अघुलनशील होते हैं, लेकिन ये तेल या हाइड्रोकार्बन पदार्थों में घुलनशील होते हैं। इसमें घुलनशीलता विटामिन ए, डी, ई और के बसा में घुलनशील विटामिन है। तमाम प्रकार के बसा अम्ल होते हैं, यानी बसाएं होती हैं। उनका अगर हम बात करें तो अगर फास्फेट से मिलकर के बने हुए होते हैं तो फास्फोग्लिसरिक एसिड ग्लिसराइड कहते हैं। यदि ग्लूकोज से मिलकर के यानी कि कार्बोहाइड्रेट से मिलकर के बने हुए होते हैं तो हम उसको ग्लाइकोलिपिड कहते हैं। यदि जो है प्रोटीन से मिलकर के बने हुए होते हैं तो उसे हम लाइपोप्रोटीन कहते हैं। तो इस तरह से हम बसा के बारे में थोड़ा अध्ययन कर सकते हैं। ये हम इसलिए बता रहे हैं कक्षा 11 के कोर्स में और कक्षा 12 के जो परीक्षा देंगे, बोर्ड की परीक्षा देंगे सेकेंड ईयर में, केमिस्ट्री के चैप्टर में ये जैविक अणु हैं, इसलिए साथ साथ इनका हम अध्ययन करेंगे कक्षा 12 और कक्षा 11 के लिए। अगर हम इनके कार्य की बात करें तो इनमें एक तो शरीर में के एडिपोइड टिश्यू में ये संग्रहित होता है। कुछ जो है बसा तेल, घी, चर्बी आदि के रूप में होता है। ये शरीर को इंसुलेटर यानी तापमान नियंत्रण का काम करते हैं। इस आधार पर बसा हमारे लिए और ऊर्जा के रूप में ये ज्यादा उपयोगी है, यानी कि इनमें एक बसा के अणु में 9.4 किलो कैलोरी ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो इस तरह से सामान्य रूप से आप ये समझ लीजिए कि बसा
एक ग्लिसरॉल के अणु और दूसरा 3 फैटी एसिड्स के अणु मिलकर के एक वसा अणु बनते हैं, जिनमें 3 अणु जल के वियोजित होते हैं। 2 प्रकार की वसा अम्ल पाए जाते हैं, एक तो संतृप्त वसा अम्ल, दूसरा असंतृप्त वसा अम्ल। संतृप्त वसा अम्ल एक हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं और असंतृप्त वसा अम्ल कहीं कहीं पर 2 हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं। जब ग्लिसरॉल के अणु और फैटी एसिड आपस में जुड़ते हैं तो एक विशेष प्रकार का बॉन्ड होता है, जैसे हमने बताया आपको एस्टर बॉन्ड जिसे कहते हैं, एस्टर बॉन्ड कहते हैं। जैसे हमने बताया कार्बोहाइड्रेट आपस में, मोनोसैकेराइड आपस में जुड़ते हैं तो उसे हम ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं। यदि हम प्रोटीन के अणु आपस में जुड़ते हैं, अमीनो एसिड के अणु आपस में जुड़ करके प्रोटीन बनाते हैं तो उसे हम पेप्टाइड बॉन्ड कहते हैं। लेकिन जब वसा का एक अणु बनता है ग्लिसरॉल और फैटी एसिड के सहयोग से तो उसे हम एस्टर बॉन्ड कहते हैं। सामान्य रूप से जो आपके कोर्स में है इतना ही है, आगे हम कोशिका शुरू करेंगे अगले व्यू में। धन्यवाद।